अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी अब लॉन्ग मार्चेस की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का आगाज़ आज कराची से किया है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ये मार्च तकरीबन 10 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ार कायद से इस मार्च का आगाज़ एक पुरजोश खताब और गो सिलेक्टेड गो के नारे से किया। इस अवामी मार्च में 38 मुतालबात सामने रखे गए हैं, जिनमें आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात की डिमांड सर फहरिस्त है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ सिंध हकूक मार्च लेकर कराची की जानिब रवां दवां है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस मार्च को लीड कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। इस सारी सियासी एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम सब के जहन में एक अहम और बुनियादी सवाल ये जन्म लेता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की ख़राब कारकर्दगी को जवाज़ बनाकर उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही है, तो क्या सिंध में इनकी अपनी परफॉर्मेंस से वहाँ के लोग मुतमईन हैं? क्या वहाँ के तमाम मसाइल हल करने के बाद उनका रुख वफाक की तरफ है? और दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए सड़कों पर है, तो क्या वो वफाक, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक देकर सिंध की आवाम को उनके हकूक दिलवाने निकले हैं? इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि इन लॉन्ग मार्चेस का असल मकसद है क्या, और जिन अहदाफ को हासिल करने के लिए दोनों जमातें सड़कों पर निकली हैं, क्या वो हासिल हो भी सकते हैं या नहीं? तो बात करेंगे इफ़ाद साहब से। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सर, सबसे बुनियादी सवाल तो यही बनता है कि पीपल्स पार्टी अब जो लॉन्ग मार्च लेकर आ रही है इस्लामाबाद, एक जानिब लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है उनके पास और दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की है। तो मकसद, बुनियादी मकसद आपको क्या नज़र आ रहा है इस लॉन्ग मार्च में और उनको हासिल क्या होगा इससे? शुक्रिया वकास। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, इसमें ना तो कोई इस तरह के दावे हैं कि जिससे आवाम की जो हालत है उसमें को बेहतरी आएगी, और ना ही ये कि इसको इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए उन्होंने जो है वो हुकूमत वक्त जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है उसकी जो कारकर्दगी है उस पर इस लॉन्ग मार्च से जो बहुत ज़्यादा को फ़र्क पड़ेगा उसके परसेप्शन के हवाले से उसका जो एक तासुर बना हुआ है, ये एक पॉलिटिकल एक्ट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी मकसद है ये लॉन्ग मार्च करने का, वो जो मुझे समझ आ रही है और जो मैंने डिस्कस भी किया है मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, और जाहिर बात है इस तरह की बातें तो ऑफ द रिकॉर्ड ही होती हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर है। नंबर वन ये कि वो इसके ज़रिए जो अपना यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोफाइल है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए एक बूस्ट मिलेगा, उसकी सियासत को बूस्ट मिलेगा, उसको मीडिया पे स्पेस मिलेगी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इतने जो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन जितने दिन इन्होंने लगाने हैं इस्लामाबाद पहुँचने तक, उसमें वो रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी तकरीरें होंगी जिनको लाइव दिखाया जाएगा, वर्कर्स की मोबिलाइजेशन होगी, उनकी पार्टी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मौका मिलेगा ज़रा अपनी जो तंजीमी सलाहियतें उनको दिखाने का, और इस सारे रास्ते जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे जो उनका एक वोटर है उसको वो समझते हैं कि शायद थोड़ा सा मज़ीद जोश व खरोश उसमें पैदा किया जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और इसके ज़रिए इनका प्लान ये है कि ये जब पहुँचेंगे इस्लामाबाद तो वहाँ पे, ये तो खैर उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि कोई धरने वाला सीन तो है नहीं, इन्होंने आना है। उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि ये इस्लामाबाद में रेड जोन तक आ जाएं। अब उनको आने दिया जाता है नहीं, वो भी देखते हैं, वो मेरे ख्याल में एंड में एक सस्पेंस है जिसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे आके इन्होंने पड़ाव डालना है, जलसा जुलूस करना है और उसके बाद बर्खास्त हो जाना है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब आज आगाज़ किया है अपने मार्च का, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात की है, एक बाद आके उनका प्लान क्या है वो मेरे ख्याल में नाजरीन को सुना देते हैं और फिर इस पे आपकी राय लेते हैं। जी, हमारा सफर कराची से लेके इस्लामाबाद तक का आगाज आज से शुरू हो रहा है। हम आपके मुतालबात, आपके मसाइल इस मुल्क के हर शहर के अवाम के सामने रखेंगे, उससे अपील करेंगे कि वो भी हमारे साथ शामिल होके इस्लामाबाद का रुख करें, और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुंच के हम इस हुकूमत पे हमला करेंगे।
फाद साहब वो तो हमला करने का प्लान कर रहे हैं इस हुकूमत पे, तो ये क्या सियासी बयान ही है सिर्फ? देखिए हमला क्या करेंगे, यानी आप सोचें कि जो, अगर आप थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके जाऊं वकास, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना इधर आया था, जो उनका पूरा काफिला था, और फिर वो इधर आके उन्होंने पड़ाव डाल लिया था, और कितने दिन जो है वो यहाँ पे महीनों बैठे रहे जी, 126 दिन। उससे क्या फर्क पड़ गया था? अच्छी तरह आपको याद है, वो अलग बात है कि मीडिया क्योंकि उसकी लाइव कवरेज कर रहा था तो एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया था, लेकिन वहाँ पे जेन्युइनली कितने लोग होते थे रोज़ाना के बुनियाद पे, वो मेरे ख्याल में आप भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान के अवाम भी अच्छी तरह जानती हैं। तो ये इस तरह के मार्चेस से और धरनों से जो है हुकूमतें गिरती नहीं हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए कर रही है, अपना फ़ायदा उससे निकालना चाहते हैं, और ठीक है, मेरे ख्याल में उनकी उस तरीके से ये मंतक बुरी भी नहीं है वकास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो सियासत है वो तो बिल्कुल सिंध तक महदूद होके रह गई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके ज़रिए उन्हें क्या फ़ायदा होगा? देखिए ना, वो जब सिंध से निकलेंगे, साउथ पंजाब में दाखिल होंगे, फिर वहाँ से होते हुए वो बजरिया GT रोड जो है वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उधर से KP से उनका अलग काफ़िले निकल रहे हैं जो उनका प्लान है, और वो वहाँ से KP से GT रोड, बजरिया GT रोड, वो आके एक जगह कहीं पे फिर वो मिलेंगे। तो ये पूरा जो है वो मोबिलाइजेशन का प्लान है, ये अपने लिए कर रहे हैं। इनको भी अच्छी तरह मालूम है कि इससे हुकूमत पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, ये ज़रूर है कि हुकूमत के ऊपर जो है वो जो एक पब्लिक डिस्कोर्स है, जो एक बयानिया बना हुआ है, क्योंकि इनको मीडिया में जगह मिलेगी, और अगर ये उस तरीके से बड़े ही एक अक्लमंदी से अगर ये अपना पूरा प्लान करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर शाम जो है वो मेला लगाएंगे मीडिया पे, उससे इनको फ़ायदा होगा। ये ऑक्सीजन है मीडिया की जो इनको मिलेगी। लेकिन हमला करना गवर्नमेंट पे या उसके ज़रिए गवर्नमेंट को कमज़ोर करना, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है और उसका ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। फाज साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब पूरे मुल्क से पीपल्स पार्टी के काफिले निकलेंगे और झंडे उनके हाथ में होंगे और हर तरफ से उनको मीडिया कवरेज मिल रही होगी, तो जाहिर है वो उनको उसका अल्टीमेटली एक फ़ायदा तो होगा। लेकिन सर, अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, जो सिंध के हालात हैं, जो कराची के हालात हैं आजकल, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का, डकैती के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात चल रहे हैं, तो इससे बरी ज़िम्मा तो नहीं हो सकती पीपल्स पार्टी के वो ये कहे, हाँ, जी वो ये कहे कि अगर वफाक में उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर है, इसीलिए हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो सिंध में अपनी उनकी परफॉर्मेंस क्या है? ये बात ठीक है आपकी, और इसीलिए देखें ना, अभी हम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शुरू हो रहा है, जो उनका अपना एक लॉन्ग मार्च है, वो इसीलिए क्योंकि इससे ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सिंध में किसी से ढकी छुपी है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है सेंटर में और जहाँ पे उनकी हुकूमतें सूबों में, वो किसी से ढकी छुपी है। ये कारकर्दगी के हवाले से तो है ही नहीं, ये तो है सिर्फ थोड़ा सा शोर शराबा करना, अपनी जो आपकी अपनी सियासत है उसको थोड़ा सा मजीद एक तकवीयत देना, और अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है उसको भी टेस्ट करना। क्योंकि देखिए, सबको मालूम है वकास के इलेक्शंस आ रहे हैं, वो अभी होते हैं या वो इस साल के आखिर में होते हैं या वो मैक्सिमम अगले साल के आखिर में होते हैं। इलेक्शन ज़्यादा दूर तो नहीं है, बीच में ये भी आपको याद है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, KP का इलेक्शन आ रहा है, पंजाब का इलेक्शन आ रहा है। तो इस इलेक्शन का मौसम जो है वो तो चढ़ चुका है। उसमें ये जो कार्रवाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, उसकी सिंपल कैलकुलेशन है कि इलेक्शन के मौसम में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया जाए, अपने जिसे कहते हैं कि थोड़े से मसल्स को फ्लेक्स किया जाए, और अपनी जमात का जो एक पूरा एक ढांचा जो है, आपका एक पूरा एक इंतजामी ढांचा है, उसको भी थोड़ा सा टेस्ट किया। जब देखें ना, ये 10 दिन का इनकी कार्रवाई हो रही है वकास, अब इसमें बाकायदा इनका बड़ा डिटेल में प्लान, पता नहीं कितने महीनों से इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जिससे पार्टी को फायदा ही हो रहा है। यानी पूरा प्लान बनाया कि जी कौन कौन से शहर में रुकना है, वहाँ कौन कौन सी उनकी जो तंजीम के लोग हैं उनको क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, कि उन्होंने लोग लेके आने हैं, रात का ठहरने का बंदोबस्त करना है, खाने पीने के इंतजाम हैं, वो पूरा वहाँ से कराची से लेकर इस्लामाबाद तक शहर शहर में जगह जगह जो है वो उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एकदम हरकत में आ रही है। और ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो पंजाब इंपॉर्टेंट है, तो पंजाब में उनको ये मौका मिलेगा कि एक बार फिर इसके ज़रिए जो है वो अपने पार्टी की जो तंजीम साजी है उसको भी बेहतर करें। ये सारा उनकी नेट प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं, सारी कवरेज मिल गई इनको, नेट प्रैक्टिस हो गई इनकी, बड़ी अच्छी तरह से हो गई, लेकिन आपके ख्याल में अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड पीपल्स पार्टी को इस सब जो एक्टिविटी है
इसके बाद अचीव क्या होगा? अचीव मेरे ख्याल में, अगर आप देखें ना, अगर तो हम इस जाविये से हम ये सवाल सामने रख रहे हैं कि क्या इस एक्टिविटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की सेहत पे कोई असर पड़ता है, तो जवाब है कि वैसे तो नहीं पड़ता। इतना पड़ सकता है कि जितनी मीडिया कवरेज इनको मिलेगी उससे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो यानी ज़बानी जमा खर्च जो हमला करेंगे उससे ज़्यादा उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो उजागर हो जाएंगी। ये यहाँ तक तो ठीक है। और एक जो प्रेशर होगा वो ये होगा कि ये जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, तो देखें ना, पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और केपी में भी उनकी गवर्नमेंट है और इस्लामाबाद में भी उनकी गवर्नमेंट है। तो इस सारे रास्ते इतने हजारों की तादाद में जो लोग आएंगे उनको मैनेज करना, पुलिस, इंतजामिया, दीगर इशूज, एक प्रेशर, उस तरीके से तो एक प्रेशर आएगा गवर्नमेंट पे, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई वाकया हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वैसा प्रेशर तो है। लेकिन क्या ये उस तरह का प्रेशर है कि इतने लोग अगर आएंगे तो उससे हुकूमत मफलूज हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सियासी एक्टिविटी है और इसमें मेरे ख्याल में ये एक नफ्सियाती दबाव ज्यादा है जो ये डालने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को थोड़ा सा, जो जितना उनका इस वक्त सियासी कद है उससे जरा और बड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अपने सियासी कद से ज्यादा बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। फाद साहब, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात की भी बात करेंगे। उनका भी लॉन्ग मार्च कराची की जानिब रवां दवां है, तो वो क्या, उनके फोकस में क्या चीज़ है, वो क्या लेके जा रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। फाद साहब, ब्रेक से पहले तो हमने बात कर ली है पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध हकूक मार्च जो है, सिंध हकूक का नारा लेके मार्च कर रही है कराची की तरफ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो अमल था उसके रद्द अमल के नतीजे में ये मार्च लेके निकले हैं, या वाकई इनका कोशिश है कि सिंध को हकूक दिलवाए जाएं? जब हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पावर पॉलिटिक्स कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वही इरादा है। ये जो इस लॉन्ग मार्च के पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के रद्द अमल में ये प्लान जो है वो सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। तो जाहिर बात है ये एक जो पावर शो कर रहे हैं उसको काटने के लिए वो दूसरा पावर शो कर रहे हैं। इसमें जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था वकास के, इसमें कोई कारकर्दगी या कोई अवामी फलाह का तो इसमें कोई अंसर नहीं है। अब ये देखिए, अली जैदी साहब वहाँ पर सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने ये मेरे ख्याल में जो पूरा प्लान है ये बनाया है, उस आइडिया को लेकर चले हैं। और अगर आप उनके नुक्ते नज़र से देखें तो यानी इसमें आपको सियासी जो है वो कुछ नज़र आता है कि सियासी फ़ायदा ये ले सकते हैं दो तरीके से। पहला तो ये कि जो मीडिया कवरेज मिलनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसमें से अब कुछ हिस्सा ये भी निकालेंगे अपना। अच्छा, उस पर काट लगाएंगे। तो उस तरीके से उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो मीडिया कवरेज है, जो जितना एयर टाइम उनको मिलना था, वो अब कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये उससे भी इनको भी फायदा है, पहली बात। दूसरा ये कि जो तकारीर होनी है, जो बयानबाजी होनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो हेडलाइंस बननी है और जो जिस तरह के इल्ज़ामात आने हैं उन तकरीरों के जरिए, अब ये उसका जो एक तोड़ है वो पेश करेंगे। तो उस तरीके से भी जो एक बयानिया बन रहा है या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बयानिया बनाने की कोशिश करेगी, उसका एक रिवर्स बयानिया ये बनाएंगे, तो उससे भी थोड़ा बहुत जो एक बैलेंस है वो क्रिएट होगा। और तीसरा आप ये भी देखें कि जिस तरीके का प्रेशर हुकूमत पंजाब पर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है पंजाब की, उस पर पीपल्स पार्टी डालेगी पंजाब में आके, उसी तरीके से पीटीआई जो है वो हुकूमत सिंध की पुलिस और इंतजामिया पे एक दबाव डालेगी अपनी लॉन्ग मार्च के जरिए। वहां पे भी वही मामलात हैं, वही खदशात हैं, वही अंदेशा है कि भाई इतना बड़ा जो अगर एक काफिला वहां से चल रहा है, उसमें वजीर खारजा भी हैं, उसमें दीगर वफाकी वजीर भी हैं, और आगे से सिंध पुलिस है, और कोई अगर कुछ खुदा न खास्ता को तसादम हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो वो एक अलग इशू खड़ा हो सकता है। अभी भी आप नोट करें कि इससे बहुत सारे कई लोग जो पीटीआई और उनके इत्तेहादियों के जो लोग सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, आप वकास नोट करें, उन्होंने ऑलरेडी अपनी सोशल मीडिया फीड्स में जो है वो तस्वीर डालनी शुरू कर दी हैं कि जनाब ये देखें, ये सिंध है या कोई पुलिस स्टेट है।
तो वो उसी तरीके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पंजाब में होना है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई जो कोशिश कर रही है कि हम सिंध में भी उसी तरह का एक ऑप्टिक्स को क्रिएट करें। तो है इसमें सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स। में बार बार ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इससे ना कुछ ज्यादा है और ना कम है। ये एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी एक को अगर एक तरफ से तनकीद आए तो एक जवाबी तनकीद आ जाए और मामला जो है वो बराबर हो जाए। लेकिन फाल साहब, इस पावर पॉलिटिक्स में अपनी जिम्मेदारियों से तो बरियो जिम्मा नहीं हुआ जा सकता ना। अब जैसे कुरैशी साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रशिया से जब वापस आए, तो उस वक्त उन्होंने कहा जी आज मैं वजीर खारजा की मैंने आज टोपी पहनी हुई है, कल मैं जब घोटकी से लॉन्ग मार्च का आगाज करूंगा तो वजीर खारजा की टोपी उतार के मैं तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की टोपी पहन के निकल जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वजीर खारजा की जो जिम्मेदारियां हैं उससे वो एक साइड पे हो गए हैं। आपके सामने जो आजकल क्राइसिस चल रहा है, यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, वो दुहाई दे रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि वजारत खारजा हमारी मदद करे, यहाँ पे जो है ना हमारी जान को खतरा है। तो ये जिम्मेदारियां भी तो देखनी पड़ेंगी ना अपनी अपनी। ये बात ठीक है आपकी, और उसमें खास तौर पे जो ये एक इतना बड़ा चैलेंज आया हुआ है यूक्रेन और रूस के दरमियान, जो यानी पहले मैं तो कहता जंग हो रही है लेकिन जंग मुसल्लत की गई है, इनमें आपस में कोई बराबरी तो है नहीं। लेकिन बहरहाल वो जो इशू है उसमें हमारा उस तरीके से उस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो नहीं है, हमारे पास हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका आ रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ गई हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान में भी उसका एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आ रहा है, और अब जो है वो 1-2 दिन में कीमतें बढ़ने जा रही हैं बहुत ज़्यादा। तो उस हवाले तक तो है, लेकिन हमारा जो उस वक्त इशू है, जिस तरह के बिल्कुल सही आपने निशानदेही की, वो हमारे स्टूडेंट्स का है। उन स्टूडेंट्स को लाना और उनको बिल्कुल खैर आफियत से जो है वो घर लाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और उसमें आप देखें कि बहुत हद तक पाकिस्तान में जो एम्बेसीज हैं उन पर तनकीद भी हो रही है कि वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि फॉरेन मिनिस्टर को जो है वो इन मामलात पे उनका होना, उनका विजिबल होना ज़रूरी है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं वकास कि जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर आता है, जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरजीहात आती हैं, तो फिर हर शख्स जो है वो अपना जो मेन काम है वो भूल भाल कर उसमें अल्टीमेटली सियासी फायदा उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ही होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे बड़ी तरजीह जो है ही जाहिर बात है वो है, हर जगह ऐसे ही होता है वकास, के पाकिस्तान में सिर्फ नहीं है, हर जगह ऐसे होता है। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रखा जाता है। जो ज़्यादा मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं हमारे यहाँ जो है वो, क्योंकि सियासत जो है वो बिल्कुल ही जीरो सम गेम होती है, तो उसमें फिर वो बैलेंस हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा फाल साहब, हम तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बड़ी डिटेल में बात करते रहते हैं, कल भी बड़ी डिटेल में बात की, और आपने ये भी कहा था कि अभी तक इसकी कामयाबी के जो है उस हवाले से अभी तक इतना मौसम क्लियर नहीं हुआ कि ये कामयाब हो सकते हैं या नहीं। तो शेख रशीद साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वो आए दिन बयानात दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो इमरान खान साहब ऐसा सियासी साइबर हमला करेंगे कि ये सब परेशान हो जाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे आपको वजह क्या नजर आ रही है? वही वजह है जो कल आप डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में। देखिए, कल हमारी बात हुई थी और मैंने आपको यही कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो, आप अगर अपोजिशन की आप बातें सुने तो लगता ये है कि बस मामला तो सारा लपेट अगर अभी यानी बिल्कुल ही लपेटने के करीब है, और नंबर पूरे हो गए हैं, और बस अब आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये गवर्नमेंट जो है उसकी छुट्टी होने जा रही है। लेकिन इस वक्त तक ऐसा नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ हद तक तो बड़कबाजी है, और वो होती भी है। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या JUI, वो अपनी बड़कबाजियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी बड़कबाजियां कर रही है। लेकिन ये पहलू उसमें है, क्योंकि देखिए ना, जो बिल्कुल इस वक्त वजीर आजम के जो बिल्कुल करीब तरीन हल्का है, उसमें ये आइडिया तो लोगों को है कि खान साहब जो हैं वो इस हवाले से ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो इतना बड़ा एक हमला उन पे आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। और मैंने पहले भी ये कहा था कि अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसको मैं प्रोजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद अब इसकी क़यादत संभाल ली है। अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल में उन्हें एहसास हुआ था कि मामलात बड़े सीरियस हो गए, और सीरियस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गए। लेकिन खान साहब ने खुद जो चार्ज संभाला है उसका मतलब ये है कि अब उन्होंने खुद इस तरह के इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाए। मैं यहां तक कह सकता हूं, और शायद शेख रशीद साहब को भी कुछ इस तरह की बातों का इल्म है जिसकी बुनियाद पे हमें उनका ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि ये जो कुछ गवर्नमेंट की साइड से हो रहा है इन मामलात में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए,
क्या वो तमाम तर हरबे या इकदामात कामयाब होंगे? ये है बड़ा सवाल। इसका जवाब मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं है। ठीक, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस जो नजर आ रहा है उसमें इस बात की झलक जरूर है कि कहीं ना कुछ उनको सुनने को मिला है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें लग रहा है कि हमारी पोजीशन उतनी खराब नहीं है जितनी की एक आम तासुर बनता जा रहा है। सही है, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने अब इस पे अज खुद नोटिस ले लिया और मामलात खुद अपने हाथ, जैसे आपने बात की, अपने हाथ में ले मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमें मेहमान हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, उनसे हम इन सारे सियासी मामलात पे उनकी राय लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, और जो सियासी मामलात हैं उन पे बड़ी गहरी नज़र है उनकी। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी मैं और फ़हद साहब प्रोग्राम के पहले से में डिस्कस कर रहे थे कि दोनों सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, जो लॉन्ग मार्चेस लेके निकले हैं, तो उसमें उनके जो नारे हैं और उनके जो असल अहदाफ हैं, फ़हद साहब का ये कहना है कि उसमें बड़ा फ़र्क है, असल में वो नहीं है जो उनके नारों में नज़र आ रहा है। तो सर, आपके ख्याल में ये जमातें क्या पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाह रही हैं और अल्टीमेटली इनको क्या फ़ायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से मैं देखूं तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं नज़र आता, चाहे वो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा बड़ा रिस्क लिया है, इसलिए कि उनका रूट इतना लंबा है जो माजी में नहीं हुआ कभी भी। जहाँ मुझे याद पड़ता है कि माजी में कभी भी कोई इतना तवील मार्च नहीं हुआ। यानी आप सोचें कि तकरीबन 1600 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने कवर करना है, जिसमें पंजाब में ज़ाहिर है अभी भी सर्दी है, उसमें आपको रात को क़याम करना है। और असल चीज़ ये होता है, मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ट्रेन मार्च भी, लॉन्ग मार्च भी, चाहे वो 86 में हो, 93 में हो, वो सारी चीज़ें कवर करते हुए मुझे अंदाज़ा ये होता है कि अहम ये होता है कि जो आपकी असल डेस्टिनेशन है उस तक कितना क्राउड पहुँचेगा। अब यहाँ आप अगर अंदाज़ा करें कि अगर आप कराची से अभी चलेंगे, सिंध क्रॉस करेंगे, सिंध तक पहुँचेंगे, तो चले सिंध में आपको एक बहुत बड़ा क्राउड मिलेगा। लेकिन जाहिर है वो सारा क्राउड जो है वो आपका पंजाब में नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा। अब अगर एट द एंड ऑफ द डे आप है, उनका पर्पज़ ये कि हम ज़ाहिर है गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बनाएंगे और साथ में उनकी लोकल बॉडीज़ और आइंदा इंतखाबात के लिए एक कैंपेन भी होगी। ख़ासतौर पे उनका पंजाब में वो ये है कि पंजाब में मोबिलाइजेशन होगी। अब वो यहाँ से सिंध क्रॉस करेंगे, फिर लाहौर तक जब पहुँचेंगे, लाहौर में फिर उनका कितना क्राउड होगा, फिर लाहौर से इस्लामाबाद। अगर आप इस्लामाबाद में क्राउड जो है वो बड़ी तादाद में लेके नहीं पहुँचते तो फिर आप क्या पर्पज़ अचीव करेंगे बेसिकली। फिर आप वो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, असल चीज़ तो ये है कि उस दिन जिस दिन आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे उस दिन आपके क्राउड में 50,000 लोग होंगे, 2 लाख होंगे, लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे। देखिए, 1 लाख का क्राउड बहुत होता है मेरे नुक्ता नज़र से। हम क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ा के क्राउड्स को आमतौर पे पेश करते हैं, लेकिन अगर आप 50,000 से 1 लाख तक लोग लेके पहुंच जाते हैं तो वो हमेशा एक अच्छा शो कंसिडर किया जाएगा उसमें। उससे कम पे अगर 15-20 हज़ार लोग पहुंचेंगे, एक अच्छा क्राउड ज़रूर होगा, लेकिन इतना नहीं कि आप कराची से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो का पर्पस बुनियादी तौर पे एक वसी तर मोबिलाइजेशन है, आइंदा बल्दियाती इलेक्शंस के लिए भी और आइंदा इंतखाबात के लिए भी, क्योंकि जाहिर है उन्हें वहाँ रुकना नहीं है, उन्हें सिर्फ वहाँ जलसा करके डिस्पर्स हो जाना है। पीटीआई का हदफ क्या है? पीटीआई का बुनियाद मदर साहब, इसमें मैं जो इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, वो जिसमें मैं आपकी राय उसमें भी लेना चाहूँगा कि ये अब आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक्टिविटी है, इसको ये मोबिलाइजेशन के ज़रिए ये अपनी सियासी जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करना चाह रहे हैं। और जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उसमें इनको फ़ायदा ही होगा। ये जो पीटीआई ने जो किया है अब, ये क्योंकि सिंध में कर रहे हैं और ये कराची की तरफ जा रहे हैं, तो इससे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अपना इम्पैक्ट लेना चाह रहे हैं उसमें कमी तो होगी। ये एक तरीके से उसको डाइल्यूट तो करेगा।
बिल्कुल करेगा फहद। देखिए उसमें पीटीआई का मुझे जो लगता है कि पीटीआई और एमक्यूएम के दरमियान, अब पीटीआई के लिए एक बड़ी डिफिकल्टी है। पीटीआई एथनिक पार्टी नहीं है, पीटीआई के स्लोगन्स एथनिक नहीं हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के स्लोगन एथनिक हैं। और जब पीटीआई और एमक्यूएम मिलकर वो करते हैं तो उसमें एक बड़ा डिफरेंट कलर आ जाता है। तो पीटीआई अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना चाहती है विद एमक्यूएम पाकिस्तान, लेकिन उनके अगले इंतखाबात में अहदाफ ये हैं कि कराची, देखिए इस वक्त कराची की अगले बल्दियाती इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अगला मेयर पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को देने को तैयार है। एमक्यूएम पाकिस्तान जो अब बारगेन कर रही है कि अगर पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब उनको अप्रोच करते हैं तो वो भी मेयरशिप की डिमांड करेंगे उनसे। ये और पीटीआई का सीधा सीधा अहदाफ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी या लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद में कोई गड़बड़ होती है तो वो कराची में सिंध गवर्नमेंट के लिए भी ट्रबल क्रिएट करें, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करें। और जाहिर है इंटीरियर सिंध में देखिए शाह महमूद कुरैशी का अपना एक हल्का ज़रूर है सिंध के अंदर, लेकिन वो ज़्यादातर जो उनके अलाइज हैं, चाहे वो अरबाब रहीम हों, फंक्शनल मुस्लिम लीग हो, ये वो लोग हैं जिससे पीपल्स पार्टी साल से निमटती आई है। रूलर सिंध में अगर पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत है तो वो जेयूआई है, क्योंकि जेयूआई ने अब पिछले इंतखाबात में भी देख लें, चाहे वो राशिद सुमरो साहब हों, उन्होंने भी 30-35-40 हज़ार वोट लिए और जेयूआई जो है वो अच्छी खासी एकदम उसको एक राइज मिल रहा है। बाकी जो फंक्शनल मुस्लिम लीग हैं या अरबाब वगैरह हैं, अरबाब रहीम साहब से पिछले कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई थी तो वो भी यही कह रहे थे कि जाहिर है उनका हल्का बहुत कन्फाइंड है। पीटीआई भी यही कर रही है। हाँ, तो इससे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मार्च है उसमें ये तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट करना शायद ठीक ना हो कि बहुत ही वो अवाम का को ठाटे मरतबा समंदर होगा। ठीक है, रिस्पेक्टेबल सा क्राउड वो जमा कर लेंगे, लेकिन सिंध में जो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सिंध में इनके पास उस तरह की यानी कि डीप रूट्स तो नहीं है। हाँ, कराची में ठीक है, इनके पास एक सपोर्ट बेस है और जब ये कराची पहुंचेंगे तो आई एम श्योर कि वहां से ये मोबिलाइज कर लेंगे, लेकिन अदरवाइज तो कोई एक बहुत जबरदस्त किस्म का कोई एक सैलाब तो हमें लोगों का आता हुआ नजर नहीं आ रहा सिंध के जरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए इस वक्त पीटीआई में प्रॉब्लम क्या हो रही है सिंध में, पीटीआई में जो अभी उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की है उसमें 4-5 लोग तो उनके रिजाइन कर गए हैं, इंक्लूडिंग अलीम आदिल शेख जो इस मार्च का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो अली जैदी और उनके दरमियान एक इख्तलाफात भी मौजूद हैं। तो पीटीआई यहाँ बहुत हद तक डिवाइडेड है ग्रुप्स में। अब उनका चैलेंज ये है क्योंकि कराची में उनके पास 14 नशिस्तें कौमी असम्बली की थी हैं और 22 के करीब उनकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम लाहक है कि हम मोबिलाइजेशन एक करें ताकि हमें दोबारा जो बल्दियाती इलेक्शंस हों, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई कराची में उनके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि एमक्यूएम के साथ मिलकर लड़ना, एमक्यूएम से अलग होकर लड़ना, और जाहिर है जमात इस्लामी ने कैंपेन बहुत ज़बरदस्त की है कराची के अंदर, तो पीटीआई को एक बड़े चैलेंज का सामना है। वो उनका एक टारगेट वो भी है कि हम जब कराची में दाखिल हों तो हम उन हलकों को टच करें जिन हलकों में हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, ताकि उनकी भी एक मोबिलाइजेशन हो। तो बेसिक पर्पस इन दोनों मार्चेस का मुझे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ज्यादा लगता है, आदाफ हुकूमतें गिराना नहीं है। बिल्कुल वकास, ये आपको याद होगा अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये है ही बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव है। और अगर आप इन जमातों के नुक्ता नज़र से देखें तो जिस तरह मदर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आपको समझ आती है कि उस हवाले से उनको सियासी फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। हाँ, ये एक नुकसान है जो मदर साहब ने जिक्र किया कि वो इतना अगर उनके पास नंबर्स इतने कम हो जाएं जब तक पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद पहुंचे कि वो उनका मजाक उड़ना शुरू हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बड़ी इन्होंने मेहनत की और पंजाब में इन्होंने ड्यूटीज़ लगाई भी हैं अपने तमाम तरह, खासतौर पर साउथ पंजाब से जी लोगों को लेके चलना है। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में कंफर्म हो गई है जो अभी मदर साहब ने बात की कि एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मकसद है और वो ये चाह रहे हैं कि यानी पीटीआई के कराची में उनके वर्कर्स मोबिलाइज हो जाएं और पीपल्स पार्टी के पंजाब में और केपी में उनके वर्कर्स मोबिलाइज हो जाएं, थोड़ी सी एक्टिविटी जनरेट हो जाए ताकि इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो।
तो यही मेरे ख्याल में हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। हकीकत बिल्कुल हमें यही नजर आ रही है। और मजहर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, मजहर साहब ये जो जरदारी साहब लाहौर का विजिट करके कुछ मेल मुलाकातें करके वापस कराची गए हैं, तो उन्होंने वजीर आला की जो पंजाब की नशिस्त है वो काफ लीग के लिए ऑप्शन उनके सामने रखा है और वजीर आजम की सीट के लिए शहबाज शरीफ के लिए रखा है उन्होंने ऑप्शन। अभी आप बता रहे हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो मेयर की सीट उनके जहन में है कि जमात इस्लामी या MQM को चली जाए, तो सर पीपल्स पार्टी खुद क्या लेने के मूड में है, उनको क्या नजर आ रहा है, उनको फायदा क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी का माजी में भी जमात इस्लामी के साथ उनकी कभी कोई बहुत बड़ी टेंशन, ज़्यादा टेंशन नहीं रही है। अगर 79 के लोकल बॉडीज इलेक्शन देखें तो मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का था। 83 में भी मेयर जो थे सत्तार अफगानी साहब थे, डिप्टी मेयर फिर पीपल्स पार्टी का था। तो एक लोकल बॉडीज़ के हवाले से उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, और अभी जो पिछले दिनों जो जमात इस्लामी का धरना था और उसमें जिस तरीके से जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएट किया है और जो एग्रीमेंट हुआ है और जिस तरह उन्होंने फैसिलिटेट किया है जमात इस्लामी को, उससे इंडिकेशन यही मिल रही है। और अभी जब जरदारी साहब सिराजुल हक से जो है उनकी एक सीट के लिए गए थे मुलाकात करने, तो उसमें भी इत्तलात यही हैं कि उन्होंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होनी चाहिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। तो अब देखना है जमात इस्लामी क्या फैसला करती है। चौधरीज के हवाले से ये फहद, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कई महीने पहले जब जरदारी साहब, बल्कि अगर पहली उनकी मीटिंग हुई थी 2008 में, तो ये खुद मुझे चौधरी परवेज इलाही साहब ने ये बात की थी कि उन्होंने आके एक जुमला कहा था जरदारी साहब ने परवेज इलाही को, क्योंकि वो जाहिर है बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ था। उन्होंने कहा मैं आपके पास आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पुरानी दुश्मनियों में जवान हों, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मैं कायम करने आया हूं। और उसके बाद जाहिर है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, पूरी वो तो नून लीग से उनका एक जाहिर है पीपल्स पार्टी का एक लंबी तारीख है राइवलरी की। चौधरी के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ज़हूर इलाही साहब वाले वाक़े के अलावा जो एक टेंशन रही है, उस टेंशन को काफ़ी हद तक जरदारी साहब ने प्लग इन कर दिया है। और अब वो चूंकि पीपल्स पार्टी कमज़ोर है पंजाब में, लिहाजा चौधरी परवेज इलाही को या चौधरीज को वो अपना फेस बना के पेश कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है वो पहले भी कर चुके हैं, ये मंजूर भट्टो की शक्ल में भी कर चुके हैं, ये दूसरे पीपल्स पार्टी खुद एज पीपल्स पार्टी उस तरीके से पंजाब में 90s के बाद, या हम कहेंगे आखिरी इलेक्शन अगर पीपल्स पार्टी ने वहां लड़ा है, यानी जिसमें उनको नशिस्तें मिली हैं, वो 2008 में काफी नशिस्तें मिली, लेकिन कभी भी चीफ मिनिस्टरशिप पीपल्स पार्टी की एज पीपल्स पार्टी 70s के बाद नहीं आई है। तो वो चौधरीज को के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और चौधरीज भी जरदारी साहब को प्रेफर करते हैं ओवर शरीफ एंड इमरान खान। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मजहर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसको रैप अप करेंगे और फाद साहब से इस सारी डिस्कशन पे तज्जिया लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, कल चौधरी परवेज इलाही साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे और हुकूमत को जो 5 साल का मैंडेट मिला है वो पूरा करेगी। तो उनके इस बयान से क्या लग रहा है कि अपोजिशन जमातों को इशारा मिल गया है कि साढ़े ते ना रहना काफ लीग की तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त जहाँ पे मामला खड़े हैं ना वकास, ये एक शतरंज का खेल जो है ये जारी है, और इसमें कोई शख्स जो है वो अपनी जो चाल है वो अगले को बताना नहीं चाहेगा। तो जाहिर बात है जो भी परवेज इलाही साहब और उनकी जमात सोच रही है वो इस तरीके से अपने पब्लिक जो बयानात हैं उनसे तो वो वाज़ेह नहीं करेंगे। तो वो ही पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये एक रिवायती किस्म का बयान है। अंदर खाते बहुत सारे मामला चल रहे हैं, उसमें ये भी हमने देखा कि अपोजिशन तो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि परवेज इलाही साहब और उनकी जमात जो है वो उनके साथ आ जाए। और वो जो ऑफ़र की बात भी हुई कि उनको ऑफ़र दी गई है पंजाब के चीफ मिनिस्टर की, लेकिन उसमें देखिए कल भी हमने बात की थी, खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कि अभी तो बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और इसमें पब्लिकली जो बयानात आ रहे हैं उनसे हम किसी तरीके से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके पसे पर्दा क्या सियासत हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक बड़े ही अहम मोड़ पे खड़ी है, और वो अपनी तमाम तर जो उनके पास जो पत्ते हैं उनको बड़े बड़े छुपा के उन्होंने रखा हुआ है, और बड़े सोच समझ के वो खेलेंगे। और वो डिपेंड ये करता है कि उनको
किस तरह का इंडिकेशन आती है कि कहाँ पे हवा किस रुख चल रही है, उसके बाद ही फैसला होगा। ठीक है, अगर हतमी तौर पे इस बारे में कोई हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये जो आप आज खबर चल रही है आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन किया है। फवाद चौधरी साहब से पूछा गया तो उन्होंने ना इसकी तरदीद की है ना तस्दीक की है। तो अगर उन्होंने फ़ोन किया है तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट? देखिए, बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से तो है, जो हमने आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते भी हमने इस पर बात की थी कि इस वक्त जो सबसे जो मरकजी किरदार है इस तमाम तर मामले में नो कॉन्फिडेंस के, वो जहांगीर तरीन साहब का है। और ये सबको मालूम हो रहा है कि उनका ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आइडिया हो गया कि वो अपने इत्तेहादियों को तो फिर भी कुछ किसी तरीके से रोक सकते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो तो वैसे ही इनसे रूठे बैठे हुए हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उनका है। अब अगर वज़ीर आज़म साहब ने भी उनको फ़ोन किया तो आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ पर कितना संजीदगी से इस मामले को देखा जा रहा है। और जो अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये कहा था और कल भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ने अब खुद इसकी कप्तानी जो है वो संभाल ली है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है। तो उसमें अब जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब का फ़ोन करना, अगर ये ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, उसके रद्द-ए-अमल में क्या होगा वो अब देखते हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है हर हवाले से अब पूरी कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ से ख़तरा आ रहा है उसको किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। ठीक हो गया। और इस सारी सिचुएशन में तमाम सियासी जमातें संजीदा भी नज़र आ रही हैं और उसके साथ परेशान भी नज़र आ रही हैं कि उनके फेवर में हालात जाते हैं या नहीं जाते। ये कुछ आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।